जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन की और इसी के कड़ी में हम लोग केबीएस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस वाले सेक्शन में हम लोग जो है कंप्यूटर के एफएक्यूज हैं। जो एफएक्यूज का मतलब है कि केबीएस के जो एग्जामिनेशन होते हैं पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, इनमें जो कंप्यूटर वाले अक्सर पूछे जाने वाले बार-बार पूछे आने जाने वाले क्वेश्चन हैं उनको हम लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 5 पार्ट इसके देख लिए, 6वां पार्ट है। इससे पहले हम लोग 10-10 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते थे। आज हम लोग जो है थोड़ा-सा स्पीड बढ़ाएँगे, अब 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड से पूछा गया है। ये पूछ रहा है 51 इसलिए कि हम लोग 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इससे पहले कर चुके हैं। तो यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया गया है बटन। ये कह रहा है कि अगर आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को शुरू करना है तो आप कौन सी बटन से आप इसको शुरू कर सकते हो। न्यू न्यू से आप जो है कोई फाइल नहीं खोल सकते हो, आप विंडो को नहीं खोल सकते। विंडो अगर आपको जो है एमएस वर्ड का एप्लीकेशन खोलना है तो स्टार्ट, प्रोग्राम या फिर कंट्रोल पैनल, कहाँ से आपको कौन सी बटन को जो है दबाओगे जिससे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा अगर आपको एमएस वर्ड खोलना हो तो आपको जो है स्टार्ट बटन को जो है यूज करना होगा। आप स्टार्ट बटन यूज करके जो है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एप्लीकेशन खोल सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं ये बता दूं, ये हिंदी वाला जो पोर्शन है ये क्या किया, मैंने सीधे इसको जो है इंग्लिश से गूगल ट्रांसलेट करके इसको हिंदी में डाल दिया है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको जो है जब इसका क्वेश्चन पढ़िएगा हिंदी वाले जो हैं तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा। कहीं कहीं क्या हुआ कि माउस को इसने क्या कर दिया, माउस का ट्रांसलेशन इसने चूहा कर दिया है। ठीक है, माउस का ट्रांसलेशन चूहा कर दिया है। जैसे यहाँ पे न्यू का नया कर दिया है, स्टार्ट का इसने प्रारंभ करें कर दिया है, प्रोग्राम का तो सही किया है और यहाँ कंट्रोल पैनल का इसने नियंत्रण कक्ष कर दिया है। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा इसने अनुवाद जो है जो ट्रांसलेशन किया है गूगल वालों ने वही चीज़ है। तो आप एक बार हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ लीजिएगा, नहीं तो ये आपको हिंदी में लगेगा कि किस तरह से क्या चीज़ें ट्रांसलेट हो गई हैं। तो ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इक्वल टू सम B1 B8 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, ये एक पूरा ये इसने एक दे दिया है। ये पूछ रहा है क्या है ये, तो ये क्या है, एक तरह से फार्मूला है भाई, फार्मूला है ये। और फार्मूला का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, एक्सेल में। आप कोई भी एक्सेल ले लीजिए, एमएस एक्सेल खोल लीजिए। अगर एमएस एक्सेल में आपको जो है कोई फार्मूला बनाना है तो आपको पहले इस तरह से फंक्शन की यूज करके जो है फार्मूला बनाना पड़ता है। मान लीजिए आपको जो है कोई रो है, रो और कॉलम है, उसमें आपको जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी आपको जो है कोई भी फार्मूला जैसा भी आप फार्मूला बनाएंगे आपको जो है उसका आंसर सीधे मिलता चला जाता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो बना हुआ है या फिर 9, ये फंक्शन सम B1 B2, तो ये सब जो दिया गया है ये सब जो चीज़ें बनती है इस तरह से ये सब फार्मूला का एग्जांपल है। और फार्मूला एमएस एक्सेल में, एक्सेल फाइल में जब आप कुछ बनाते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए हिंदी में, यहाँ पे सेल पता दिया गया है, सूत्र दिया गया है, यही चीज़ है ना। हमने कहा था हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन आप लोग जो है इंग्लिश वाला भी पढ़ लीजिएगा। तो राइट आंसर आप हो जाएगा ये सम B1 B8 जो है एग्जाम्पल है फार्मूला का। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द स्क्रीन दैट शोज व्हेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम लोग जो है टाइप करते हैं ना तो एक ब्लिंक वाला कर्सर चलता है, ये ना ब्लिंक करता रहता है भाई। जहाँ पे हम टाइप करते जाते हैं तो यहाँ पे करेगा, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पे ब्लिंक करता रहता है। तो इसको ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको क्या कहते हैं, डिलीट की, एरो की, कर्सर या रिटर्न की। सिंपल सा है कि इसका हम सभी जानते हैं इसको कर्सर कहा जाता है जहाँ पे ये ब्लिंक करता है। यही इसमें पूछ रहा है कि स्क्रीन पर एक चमकता हुआ प्रतीक जो दर्शाता है कि अगला अक्षर कहाँ दिखाई देगा उसको क्या कहते हैं, उसको कर्सर कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। Which of the following storage media provides sequential access only। ये कह रहा है भाई, एक तो रैंडम एक्सेस होती है कि और दूसरा एक तरीका है मेमोरी स्टोरेज का होता है वो सीक्वेंशियल एक्सेस का। दोनों का मतलब ये होता है रैंडम में आप जो है कहीं से भी कोई भी चीज़ जो आप स्टोर की हो डिवाइस में, उस स्टोरेज डिवाइस में आप उसको उठा सकते हो। सीक्वेंशियल में होता है कि आपको एक क्रम में आगे बढ़ना होगा, एक एक करके आगे बढ़ेगा, वो एक सीक्वेंस में बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको जो है एक से जो है मान लीजिए एक है, ये दो है, एक फाइल ये है, दूसरी फाइल ये है, तीसरी फाइल ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, तो आपको जो है पांचवी फाइल पे पहुंचने के लिए आपको एक एक कदम बढ़ना पड़ेगा। एक पे आओगे, फिर दो पे आओगे, फिर तीन पे आओगे, फिर चार पे आओगे, फिर पांच पे आओगे। इसको कहते हैं, इस तरह का जो स्टोरेज डिवाइस होता है उसको सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। और रैंडम में अगर होगा तो आप एक पे आ सकते हैं, अगर आपको सीधे डायरेक्ट पाँच पे आना है या चार पे आना है तो आप सीधे जो है यहाँ पे भी आ सकते हैं। इसको रैंडम एक्सेस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पे सीक्वेंशियल एक्सेस का। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर जो है ऑप्टिकल डिस्क। इस पे आपको बताना है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर ऑप्टिकल डिस्क।
तो ये जो मैग्नेटिक टेप है, ये वाला जो पहले जो है कैसेट आते थे ना, जो सीडी चलती थी या वीसीआर जो होता था पहले पुराने ज़माने में, जब सीडी और डीवीडी नहीं आए थे तो वीसीआर चलता था। वीसीआर में बड़ी वाली कैसेट लगती थी, इसी तरह से टेप होते थे। और जो ये अपना ऑडियो कैसेट आती है, ऑडियो सेट चलते थे, तो ये वाले चलते थे। ये सीक्वेंशियल पे करता था, इसको आपको जो है बहुत तेज़ भगाना पड़ता था, फॉरवर्ड करना पड़ता था ये वाला टेप। क्योंकि ये आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 गाने दिए हुए हैं, तो आपको 10वें गाने पे पहुँचने के लिए आपको जो है इसको फिर बहुत फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता था। ये खूब तेज चलता था, तब जाके आप एक जो है लास्ट पे 10वें नंबर पे पहुँचते थे। सीडी डीवीडी में क्या है कि आपको जो है सिर्फ जो है उस पर क्लिक करना है भाई। आप जो है उसमें चूज कर लीजिए, आपको पहला गाना बजाना है कि 8वां बजाना है कि 10वां बजाना है। जिस पे भी आप क्लिक कर दोगे, जो ऑप्शन सुनोगे आप, वो तुरंत उस पर चालू हो जाता है। वो रैंडम एक्सेस, वो आप कहीं से भी उठा सकते हो उसमें। लेकिन ये टेप जो मैग्नेटिक टेप है, ये एक एक करके एक एक सीक्वेंस में ही आगे बढ़ता। तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा कि जो सीक्वेंशियल एक्सेस ओनली प्रोवाइड करता है वो है मैग्नेटिक टेप में, आपको एक एक क्रम में आगे बढ़ना पड़ता। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी ये जो फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, ये इनमें सब में रैंडम एक्सेस होता है। आप कहीं से कोई भी जो है, जो भी उसमें स्टोरेज है फाइल, कहीं से कोई भी फाइल उठा सकते हो, उसमें आपको एक एक करके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर आ जाइए अगले क्वेश्चन की, द एबिलिटी ऑफ एन ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने वाले ओएस की क्षमता को क्या कहा जाता है। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं भाई? मल्टीटास्किंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मल्टी यूजर कंप्यूटिंग या फिर टाइम शेयरिंग। तो भाई एक साथ जब हम एक साथ कई सारे एप्लीकेशन चला सकते हैं, मतलब एक साथ कई सारे टास्क कर सकते हैं। हमको अगर पेंट करना तो हम पेंट बना सकते हैं, हमको टाइप करना तो हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये एक तरह का क्या है भाई, एक तरह से मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप जो है यहाँ पे अपना जो है कैलकुलेटर भी खोल लिए हो, आप विकीपीडिया भी खोल के रखे हो, आप भी यहाँ पे जो है आप टाइपिंग भी कर रहे हो, यहाँ पे आप वीएलसी मीडिया प्लेयर भी खोले हो, यहाँ पे आप जो है पेंट भी खोले हो, यहाँ कैलेंडर भी खोले हो। तो ये क्या भाई, एक साथ सारे टास्क तो कर रहे हो, एक से अधिक टास्क करना ही तो मल्टीटास्किंग है। तो ये एग्जांपल है मल्टीटास्किंग का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ही नहीं हो रही है, तो कह रहा है कि ना एक से अधिक एप्लीकेशन एक समय में जो हम चला लेते हैं, उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं कि वो मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अपना विंडो ले लीजिए, अपना एंड्रॉयड ले लीजिए, सब मल्टीटास्किंग करते हैं। एक साथ कई सारे एप्लीकेशन आप चला सकते हो, कई सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा मल्टीटास्किंग। फिर आ जाइए अगले पे, कंपाइलर्स एंड ट्रांसलेटर आर वन फॉर्म ऑफ। ये पूछ रहा है कि जो कंपाइलर्स होते हैं, जो ट्रांसलेटर होती हैं, वो रोम होते हैं, रैम होते हैं। रोम रैम होते नहीं हैं, रोम रैम तो स्टोरेज डिवाइस हैं। हार्ड डिस्क नहीं है, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्ड डिस्क तो मैं मतलब भाई कोई चीज़ हमें फिजिकली मिले तो हम उसको मानेंगे, अगर हम उसको टच कर सकते हैं तो हम मान सकते हैं कि भाई वो हार्ड डिस्क है। अगर हम उसको छू नहीं पाए, कोड को आप छू थोड़ी ना पाओगे। वो जो कोड है, जो प्रोग्रामिंग है, वो तो भाई वो अदृश्य चीज़ है, सिर्फ आपको दिख रही है लेकिन आप उसको छू नहीं सकते हो। तो इस तरह से जो कंपाइलर्स होते हैं, ट्रांसलेटर्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर और ट्रांसलेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इनका प्रयोग होता है किस लिए? अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में जो है चेंज करना है, तो इन लोगों का कंपाइलर और ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आपस में बदलने के लिए इनका यूज होता है बेसिकली। फिर आ जाइए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड डू टू रिमूव ये पैराग्राफ फ्रॉम ये रिपोर्ट यू हैड रिटन। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड डू टू रिमूव ये पैराग्राफ फ्रॉम ये रिपोर्ट यू हैड रिटन। ये कह रहा है कि अगर आपने कोई चीज़ लिखी हुई है किसी पैराग्राफ पे और आपको एक पैराग्राफ हटानी है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? क्या करना पड़ेगा आपको? आप डिलीट कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, और क्या करना है? तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया कि आपके द्वारा लिखी गई एक रिपोर्ट में एक पैराग्राफ को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है। अगर आपको हटाना है तो आप सीधे डिलीट कर दो, सेलेक्ट करो, डिलीट कर दो, यही होता। देख लीजिए इसमें कौन सा बैठ रहा है, डिलीट एंड एडिट। तो भाई डिलीट कर दिए तो एडिट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, एडिट क्यों करोगे? तो ये नहीं सही बैठ रहा। हाईलाइट एंड डिलीट, कट एंड पेस्ट, हमें पेस्ट तो करना नहीं है, कट तो हम कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, लेकिन हमें पेस्ट नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं। अंडू से एक एक होता है, एक एक पीछे जाता है, पूरा नहीं हटेगा। तो आप उसको हाईलाइट करिए, मतलब सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार डिलीट कर दीजिए पूरा पैराग्राफ जो है। मतलब ऐसे मान लीजिए ये पूरा आपको पैराग्राफ हटाना है, तो इस पूरे पैराग्राफ को एक बार आप सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट कर दीजिए, हट जाएगा। तो यही पूछ रहा है, जो सबसे अच्छा आंसर है वो है हाईलाइट एंड डिलीट। डाटा रिप्रेजेंटेशन इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक नंबर सिस्टम व्हिच यूजेज टू नंबर्स टू रिप्रेजेंट ऑल डेटा। ये कह रहा है कि सिर्फ 2 नंबर का है, हमें एक ऐसा नंबर सिस्टम बता दीजिए जिसमें सिर्फ 2 नंबर यूज होते हैं, उसी 2 नंबर से पूरे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है।
तो उसको क्या कहेंगे भाई, बाइनरी तो कहेंगे, बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, बाई मतलब होता दो, कहते हैं ना बाईलिंगुअल है, बाईलिंगुअल बाई का मतलब होता है दो, जहाँ पे आप आ जाए। तो बाइनरी क्या होता है, जहाँ पे दो अंक यूज होते हैं। वो दो अंक कौन से हैं, वो है 0 और 1। बाइनरी में जितना भी डेटा होता है वो 0 और 1 में ही लिखा जाता है। जो हमारा डिजिटल डेटा होता है, जो कंप्यूटर जो डेटा को जिस भाषा को समझता है, वो 0 और 1, 0 1 के अतिरिक्त पूरे कंप्यूटर को कुछ नहीं आता। उसी 0 और 1 के क्रम में वो सारा कुछ कर लेता है। तो यहाँ पे दिया बाइनरी, बायोमेट्रिक तो भाई जो हमारे हाथ की फिंगरप्रिंट हो गया, रेटिना डिस्प्ले, रेटिना का स्कैन हो गया, हमारा फेस हो गया, ये बायोमेट्रिक होते हैं। सेंटेनियल या फिर बाइट, बाइट तो बाइनरी से ही बना भाई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बाइनरी। बाइनरी में सिर्फ दो नंबर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, उसी से उसका पूरा जितना डेटा होता है सब कुछ उसी में आ जाता है। ये देख लीजिए, ये सब बाइनरी हैं। ये नीचे वाला जो है ये बाइनरी, इसमें 0 है, ये ना इसको मत देखिए, ये तो काउंट कर रहा है। ये जो है ना, ये सिर्फ जो है बाइनरी है, 0 और 1 में सारा खेल हो रहा है। फिर आ जाइए कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए टेली कम्युनिकेशन डिवाइस इज। ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल बताइए जो टेली कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में यूज होता है। तो कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस है भाई, इनपुट डिवाइस है, कोई कम्युनिकेशन के लिए, कोई नेटवर्क के लिए थोड़ी ना यूज हो रहा। माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। ये जो आपका लास्ट में दिया हुआ मॉडेम, मॉडेम को ही हम लोग जो है पहले जब वाईफाई और ये सारी चीज़ें नहीं आई थी तो मॉडेम चलता था, हम जो है पेन ड्राइव में अपना मॉडेम लगाते थे और फिर जो है कनेक्शन हमें इंटरनेट का मिल जाता था। तो मॉडेम जिसको हम पूरे फुल फॉर्म इसका होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन। टेलीफोन लाइन से जुड़ा होता था, कंप्यूटर जुड़ जाता था इसी मॉडेम के सहारे से, और हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता था और हम जो है इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे। तो मॉडेम का पूरा फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, और डी मॉड्यूलेशन का ही एग्जाम्पल है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में इसका यूज होता है। चलिए अगले पे देखते हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस इंक्लूड, ये पूछ रहा है कि कौन सा सबसे आम तौर पे यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो एक आपका कीबोर्ड सबसे ज़्यादा प्रचलित में, और दूसरा आपका माउस है। यही दो हैं इनपुट डिवाइस जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। मॉनिटर तो आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर माउस, माउस कीबोर्ड, प्रिंटर एंड माउस। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा माउस एंड कीबोर्ड। बाकी इसमें देख लीजिए, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो एक ही है जहाँ पे सब इनपुट डिवाइस मिल रहे हैं, एक है माउस एंड कीबोर्ड। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कंसीडर एज ए फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ये पूछ रहा है कि इसमें से नॉट, देख लीजिए नॉट को अंडरलाइन कर लो। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नीचे सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो दो तरह के कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस होते हैं, एक तो प्राइमरी जो हमारा रैम और रोम होता है, और बाकी जितने हमारे सीडी डीवीडी फ्लैश ड्राइव सब होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो जो देख लीजिए इसमें कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी है, फ्लैश ड्राइव सेकेंडरी है। ये जो रैम दिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि वोलाटाइल मेमोरी है, जैसे कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है सारा डेटा इसमें से गायब हो जाता है, यही जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, क्योंकि ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है रैम। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोसेसर इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर क्या है भाई, जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होगा, चाहे आपका इंटेल का प्रोसेसर लगा हो, आई कोर लगा हो, जो भी लगा हो, वो क्या है, ये हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता, प्रोसेसर का ये काम ही नहीं है। आउटपुट है नहीं है, आउटपुट इसका कोई इससे आउटपुट तो निकलता नहीं। प्रोग्राम, स्टोरेज, प्रोसेसर में कोई स्टोरेज तो होता नहीं, स्टोरेज के लिए हमारे पास रैम रोम है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो प्रोसेसर में कोई चीज़ स्टोर थोड़ी ना होती है, प्रोग्राम इसमें होते नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें थोड़ी ना लिखी हुई है। ये एक तरह से हार्डवेयर है। प्रोसेसर क्या है, एक हार्डवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हेक्साडेसिमल नंबर इज ए नंबर टू द बेस। ये पूछ रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर का आधार एक संख्या वो क्या है, 2 है, 20 है, 16 है या 4 है। हेक्सा का मतलब क्या होता है भाई, हेक्सा का क्या मतलब होता है, हेक्सा का मतलब होता है 6, और जहाँ पे डेसिमल आ जाए उसका मतलब होता है 10। तो 10 और 6 मिला के कितना हो गया, 16। तो जहाँ पे भी 16 लिखा हो आप उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेक्साडेसिमल का जो नंबर है इज ए नंबर टू द बेस, क्या हो जाएगा, उसका बेस नंबर हो जाएगा 16। आपका राइट आंसर भी 16 हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जावा ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जाहिर सी बात है सारे प्रोग्राम जो है इस समय बेसिस बहुत ज़्यादा जो है जावा में लिखे जाते हैं। तो वो किस तरह की प्रोग्रामिंग है, कंपाइलर है नहीं, हार्डवेयर डिवाइस ड्राइवर है नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ड्राइवर क्यों होगा।
लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, हाई लेवल लैंग्वेज है, या फिर प्रोग्रामिंग मिड लेवल लैंग्वेज है। तो जो ये जावा है ना, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा जो है एक एग्जांपल है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाइनरी नंबर। नॉट ए बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर मतलब इससे पहले हम लोगों ने बाइनरी का मतलब होता है दो अंक, मतलब दो अंक वो कौन से हैं, 0 और 1। 0 और 1 जहाँ पे आपको दिखे वो बाइनरी है, और उसके अतिरिक्त कुछ दिख रहा है तो वो समझ जाइए कि वो नहीं है। 0 1 0 1 ये तो बाइनरी है, 1 1 है बाइनरी है, 0 0 बाइनरी है, ये बाइनरी है। ये जो 3 आ गया ना, इसमें 3 बाइनरी नहीं है, 0 और 1 ही होना चाहिए। तो यहीं पे ये कह रहा है कि नॉट ए बाइनरी नंबर। तो 3 11 21 जो है बाइनरी नंबर नहीं है। फिर आ जाइए कि व्हाट डज एक्रोनिम वैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। WAN वैन का फुल फॉर्म, वैन का फुल फॉर्म। अरे हमने भी इससे पहले पढ़े, नेटवर्क का एक तरीका होता है भाई, लैन पैन पैन लैन बैन, ये सब किस तरह के हैं, ये सब क्या है, नेटवर्क के तरीका है, कितना बड़ा क्षेत्र है। पैन हो गया, मान लीजिए हमारा ये वाईफाई हो गया और इससे हम अपना मोबाइल अपना लैपटॉप जोड़े हैं तो इसको हम कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क है। और मान लीजिए एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई ऑफिस खुली हो, उस ऑफिस में जितने कंप्यूटर आपस में जिस नेटवर्क से जुड़े हों उसको कहते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क लैन। मान लीजिए कि जो है पूरे शहर में कोई जो है कनेक्शन फैलाया गया तो उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, मैन। ठीक है। और मान लीजिए बहुत बड़े क्षेत्र पे फैला हुआ, कई देशों में फैला, तो इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो जहाँ पे भी आपको वाइड एरिया नेटवर्क मिल जाए वही उसका फुल फॉर्म हो गया। वाइडेस्ट नहीं, वाइड, वाइल्ड नहीं, वाइल्ड मतलब जंगली हो जाएगा। वाइड एरिया नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए कितना क्लोज दिया है, तो राइट आंसर ये होगा। WAN वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क। FTP का फुल फॉर्म पूछ लिया इसने। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर हमें कंप्यूटर पे या इंटरनेट पे जो है किसी फाइल को, मान लीजिए बड़े फाइल को हमें किसी पे ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है जिसका नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जहाँ पे भी आपको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल मिल जाए वही आपका राइट आंसर है। फाइल ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल, ट्रांजैक्शन नहीं ट्रांसफ़र, फाइल ट्रंकेशन नहीं, ट्रंकेशन नहीं, फाइल ट्रांसलेशन नहीं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP का पूरा फुल फॉर्म है। फिर आ जाइए कि कनेक्शंस टू द इंटरनेट यूजिंग ए फोन लाइन एंड ए मॉडेम इज कॉल्ड। डायल अप लैंग्वेज, डायल अप कहते हैं, और क्या, फ़ोन से जो भी चीज़ जुड़ी हो वो डायल अप का एग्जाम्पल होता है। कोई भी आकर आपका कंप्यूटर या किसी फ़ोन लाइन से जुड़ के कनेक्शन प्राप्त कर रहा है या मॉडेम से प्राप्त रहा तो वो डायल अप का एग्जाम्पल होता है। डिजिटल जैसा कोई कनेक्शन होता नहीं। डिजिटल कनेक्शन क्या होता है भाई, ब्रॉडबैंड, डिस्क, ये कुछ नहीं है। राइट आंसर आपका हो जाएगा डायल। ऐसा कनेक्शन फोन लाइन या मॉडेम के उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्शन को प्राप्त करने को डायल अप कहा जाता है। डायल अप कनेक्शन के नाम से वो जाना जाता है। फिर डॉक्यूमेंट्स कन्वर्टेड टू कैन बी पब्लिश टू वेब, इससे पहले भी ये पूछा जा चुका है। अगर आपको कोई भी जो है पब्लिश करना कोई डॉक्यूमेंट, अगर आपको किसी वेबसाइट पे पब्लिश करना कोई भी चीज़ करना तो उसको आपको HTML फाइल बनानी पड़ेगी। HTML नहीं होगा तो वो जो है वेब पे नहीं पब्लिश होगा, बिना HTML। तो इसका मतलब HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगर आपको वेबसाइट पे कोई डॉक्यूमेंट पब्लिश करना है तो उसके लिए आपको इस फाइल में, इस लैंग्वेज में आपको जो है उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी, HTML फाइल में बनानी पड़ेगी। तो HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये डॉक फाइल जो है वर्ड फाइल होते हैं। HTTP ये प्रोटोकॉल है, जितने भी वेबसाइट होती हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल जो है ये लैंग्वेज नहीं है। लैंग्वेज अगर आपको कुछ पब्लिश करनी होगी तो उसके लिए आपको लैंग्वेज चाहिए। ये प्रोटोकॉल है, जैसे हमने FTP पढ़ा ना, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ट्रांसफ़र का मतलब होता है डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए। और प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ नियम, मतलब कुछ ऐसा तरीका होता है भाई, रूल होगा तभी तो आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हो कोई डेटा को। तो वो जो रूल है ना उसी को हम कहते हैं। मशीन लैंग्वेज नहीं, HTML फाइल आपको चाहिए। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट जो है पब्लिश करना वेब पे तो आपको HTML फाइल में उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का कि व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ बना के सेव करते हो तो उसके बाद में लास्ट में कौन सा, डॉट के बाद क्या लगा होता है, डॉट डॉक, ठीक है ना, या फिर एक्स इसमें लग जाता है। तो आपका राइट आंसर जहाँ पे भी डॉक हो वही आपका जो होगा टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन है। अगर आप जो है नोटपैड पे कुछ लिखोगे तो उसके लास्ट में .txt आ जाएगा। PPT जो है अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लगोगे
अगर कोई प्रेजेंटेशन बनाओगे तब उसका पीपीटी जो है एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सेल अगर मंगाओगे तो एक्सएलएस हो जाएगा, डॉट एक्सएलएस। अगर आप एक्सेल सीट में कोई चीज़ बना रहे हो तो आपका ये, अगर आप एमएस वर्ड में कोई चीज़ बनाओगे तो उसका फाइल एक्सटेंशन होगा डॉट डीओसी। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगर इसको पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में हमको इसको जो है कमेंट करके पिन भी कर देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग जो है पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे आप जो है, आपको जो है टेलीग्राम का ज्वाइनिंग टेलीग्राम ग्रुप भी दिया गया, उससे भी आप जो है ज्वाइन करके वहाँ पे से भी आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।